जितने भी बच्चे हैं लाइव सेशन में आ जाए। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाइए। वेरी बिग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सेगमेंट है उसमें चैप्टर 6 में प्रवेश कर चुके हैं और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है। जैसे ही ये एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होगा क्लास 6 का, ठीक है, जिसमें कि अभी हिस्ट्री कंप्लीट होगा आप लोगों का। हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाएं। गुड आफ्टरनून हेमा, श्रुति यादव, रवीना चौधरी, श्री हरिदास, श्वेता सिंह, सारे बच्चे आ जाओ। अच्छे लाल सरोज, हेलो सर। तो एनसीईआरटी में हम लोग जो कंप्लीट सेगमेंट देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और अभी हम लोग हैं 6 नंबर चैप्टर पे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, कह सकते हो गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। अब सवाल यह है, वॉइस क्लियर जा रही है? ऑल क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सवाल यह है कि जो क्लासेस में जो टॉपिक आ रहा है एनसीईआरटी में एक एक का, उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आखिर बात की जाए एनसीईआरटी में इस सेगमेंट की, चैप्टर 6 में जो इसे डाला गया है, तो हम लोग इतिहास को जब क्रम में पढ़ते हैं तो कुछ ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। जैसे क्रम में कहने का मतलब है कि अभी आपने 16 महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो मगध है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, और ये क्या कर रहा है कि अपने आसपास के सभी महाजनपदों को विजय कर ले रहा है, ठीक है, और सबसे शक्तिशाली स्थिति अपनी स्थापित कर लेता है। अब मैंने क्या कहा, किसी भी कालखंड के बारे में अगर जानना हो तो उस कालखंड का सामाजिक, राजनीतिक, है ना, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये तमाम चीजों को हमें जानना होता है। मैंने इसे एक डायग्राम में भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद ना हो तो एक बार फिर से। जैसे किसी भी कालखंड के बारे में जब हमें जानकारी चाहिए होती है, ठीक है, किसी भी कालखंड के बारे में, तो उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए, और इससे यह पता चल जाएगा कि उस काल में समाज कैसा था, ठीक है, उस काल में समाज कैसा था। तो कालखंड के बारे में जब हमें जानकारी चाहिए तो अभी बौद्ध धर्म अचानक से सामने चैप्टर में क्यों आ गया, बौद्ध धर्म अचानक से सामने क्यों आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई सामाजिक स्थिति किसी भी कालखंड की क्या हो, मान लो 2025 में आप जी रहे हो तो आज की सामाजिक स्थिति क्या है। समाज में आप देख रहे हैं कि रील्स का बहुत प्रचलन है, ठीक है, मोबाइल है उसमें रील्स पे रील्स डाले जा रहे हैं, पर डे करोड़ों रील्स डाले जा रहे हैं, अरबों रील्स देखे जा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है उस पर भी बात किया जाता है। तो सामाजिक स्थिति मैटर करता है ना, उस समय की राजनीतिक स्थिति मैटर करती है। आज के राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अभी देखो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बैंड, उसका थंबनेल में लिखा हुआ है बैंड। अब ध्रुव राठी ने यह वीडियो तो बनाया है, किसके ऊपर बनाया है, किसके फेवर में बनाया है, किसके डिसफेवर में बनाया है, यह सोचना पड़ेगा। तो आज जो राजनीतिक स्थिति है वो कैसा है, क्या सच में भारत तानाशाह की ओर मुड़ रहा है,
क्या सच में किसी एक शक्ति को ज्यादा दबाया जा रहा है? तो ध्रुव राठी का वो वीडियो जरूर देखना जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टकराव है और इससे देश को कहां नुकसान हो रहा है, देश को क्या इससे लाभ हो सकता है, पार्टीगत क्या लाभ और हानि है, इन तमाम चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप पहुंचते हो, पैनल में बैठे रहोगे, वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम जो नेताएं थे, इन नेताओं को शराब घोटाला के मामले में क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। ठीक है, सीबीआई और ईडी के द्वारा। अब ये तमाम जो राजनीतिक उथल पुथल, उलट पुलट चला, इसमें यूपीएससी के बच्चे को क्या जानकारी रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और यूपीएससी के बच्चों को स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी कालखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, महिला की स्थिति, ठीक है, गरीबी, रोजगार, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो किसी भी कालखंड को डिफाइन करते हैं। उद्योग स्थिति कैसी थी। अब इसी बीच हम लोग देखेंगे, जो मैंने आपको कहा, आज के काल में जो आज हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, आखिर अचानक से बौद्ध धर्म कैसे आ गया सामने। तो देखो होता क्या है, इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करना। एक धर्म या एक संस्कृति, एक धर्म या एक संस्कृति का सबसे पहले बीजारोपण होता है। क्या होता है? बीजारोपण होता है। और यह बीजारोपण क्यों होता है? यह बीजारोपण क्यों होता है? सवाल यह है, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को कहा था, जब भी पढ़ाई करो WWW फॉर्मूला पे करो। जब भी पढ़ाई करो WWW फॉर्मूला पे पढ़ाई करो। ऑल क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, WWW फॉर्मूला क्या है? WWW फॉर्मूला है कि कोई भी चीज क्यों हो रहा है, वाई, कहां हो रहा है, वेयर, है ना, क्या हो रहा है, व्हाट। जब ये तीन चीज जानोगे तो व्हेन अपने आप पता चल जाएगा, मतलब कब हो रहा है, व्हेन अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये WWW फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना। आज एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, फिर से बोल रहा हूं। तो धर्म संस्कृति बीजारोपण क्यों हो रहा है? जब हमने देखा 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष हो रहा है, मगध का उत्कर्ष हो रहा है, फिर मगध का पतन के बाद मौर्यों की स्थिति मजबूत हो रही है, मौर्यों की स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन इसी बीच समाज में, आर्थिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में एक बिंदु आता है जिसे हम कहते हैं धार्मिक व्यवस्था। और इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि भारत का जो केंद्र बिंदु में विषय था वो तो वैदिक काल से ही उत्थान पे था, है ना, सनातन जो हम लोग कहते हैं रीति रिवाज। लेकिन बीच में धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान होता है, पुनर्जागरण होता है और एक नए धर्म का बीजारोपण होता है। जैसे आज भी आप देखोगे, ठीक है, समाज में जो बहुत सारे लोग अपने धर्म को बदलते हैं। ठीक है, कोई मान लो इस्लाम स्वीकार कर लिया, कोई मान लो बौद्धिस्ट बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई सनातनी बन गया, ठीक है, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया। ठीक है, यह प्रक्रिया आज भी चल रहा है। तो इसी तरीके से उस काल में भी ये प्रक्रियाएं चल रही थी, उस काल में भी ये प्रक्रिया चल रहा था। नए धर्म का बीजारोपण क्यों होता है? सवाल यह है, नए धर्म का बीजारोपण क्यों होता है? ठीक है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान से देखोगे। रीजन तुम लोग भी कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में,
क्या आ रहा है कमेंट? मीता, राधे राधे। ईशा पटेल हैंडशेक कर रहे हैं। त्रुति, शीता निषाद, है ना। अभी आप लोगों को बता रहे थे कि बीजारोपण क्यों होगा, यानी कि उस समय में जो समाज के लोग थे, उस समय में जो समाज के लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियों को महसूस किया, कुछ ऐसी गतिविधियों को महसूस किया जो उनके पक्ष में नहीं था, जो उनके पक्ष में नहीं था। ठीक है, जैसे मान लें कि वैदिक कर्मकांड इतना हावी हो गया होगा, या फिर वैदिक कर्मकांड कहने से अच्छा है कर्मकांड, है ना, छुआछूत, छुआछूत या फिर ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद या फिर पुरोहितवाद या फिर ऊंच नीच, है ना, इसकी स्थिति उत्पन्न हुई समाज में। यानी समाज का एक वर्ग स्वयं को इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि वो एक दबा कुचला समुदाय से आता है और उसे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, यानी स्वीकार्यता नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है। उस समय ऐसा हो रहा होगा। तो इन्हीं में से जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, जैसे मान लो इसी के बीच में गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वे गृह त्याग क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। जब वो जन्मे थे उसी समय जो उनके घर के पुरोहित थे, उन्होंने बताया था कि ये बहुत मतलब पराक्रमी बालक है, ठीक है, ये घर त्याग करेगा ही करेगा और कुछ बड़ा ही करेगा, पूरे विश्व में इसे जाना जाएगा। ठीक है, तो जब उन्होंने गृह त्याग किया, सारे शौक, सारे आराम, सारी जो सुविधाएं हैं, सबका त्याग करके अपने सारथी के साथ वो निकल पड़ते हैं। मार्ग में वो 4-5 चीज देखते हैं, है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो पूछते हैं कि भाई ये क्या है, क्योंकि इतना आलीशान महल में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, अचानक से जब दुख देखेगा, गरीबी देखेगा, मृत व्यक्ति को देखेगा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद क्या किया कि शस्त्र का त्याग कर दिया कलिंग के युद्ध में, और उसके बाद उसने धर्म की नीति को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, दयालुता का भाव उसमें आया। तो अशोक ऐसा क्यों कर पाया? कलिंग के युद्ध में हजारों की संख्या में महिलाओं को उसने देखा जो अपने पति के लिए क्या कर रही थी, विरह कर रही थी, विलाप कर रही थी। तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मुझसे ये क्या कार्य हो गया, मैंने ये क्या किया। ठीक है, तो वैसे ही जब ये गृह त्याग के लिए निकले तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे जिसका पूरा शरीर जो है वो एक कह सकते हो कि पूरा रिंकल्स था, झुला हुआ था। तो उसने अपने सारथी से पूछा ये क्या है? बोला साहब ये एक वृद्ध व्यक्ति। बोला ये क्या होता है? बोला कि एक दिन आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। बोला अच्छा। शॉक्ड हो गए वो, फिर आगे बढ़े, फिर देखे एक बीमार व्यक्ति था, ठीक है, बीमार व्यक्ति है, पड़ा हुआ है रोड के किनारे। तो उनसे पूछा फिर साथी से ये क्या है? बोला साहब ये जनाब जो है ये बीमार व्यक्ति है। बोला ये क्या होता है? बोलता है कि इस संसार में किसी को भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। बोला अच्छा। देखो हृदय कैसे परिवर्तन होगा। उतने बड़े आलीशान महल में रहने वाला राजा का पुत्र युवराज, अब उसके हृदय का परिवर्तन होगा। फिर जैसे ही आगे बढ़े, ठीक है, अभी गृह त्याग हुआ नहीं है, अभी बस ऐसे ही निकले हैं वो, और उनके पिता को पता नहीं है कि गौतम बुद्ध निकल चुके हैं। अब जैसे ही आगे निकले तो उनको मिला एक मरा हुआ व्यक्ति जिसे 4 आदमी उठाकर ले जा रहे थे। तो बोला ये क्या हो गया, 4 आदमी इसे कंधे पे उठाया हुआ है।
तो बोला ये मृत व्यक्ति है। तो बोला इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक दिन आप भी इसी तरीके से मृत्यु के सैया में लेट जाएंगे, आपको 4 आदमी उठाकर ले जाएगा। और बोला जब इतना है ही संसार में, ये चीजें घटित होगी ही, हमारा शरीर का जो है वो त्याग होगा ही, आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा ही, तो फिर इतना छल क्यों, इतना प्रपंच क्यों, ये राजमहल क्यों, ये सुख क्यों, ये सुविधा क्यों? और उसके बाद उसी समय अपने सारथी को कहते हैं कि तुम चले जाओ वापस महल, और मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। और वो क्या करते हैं कि अपना घोड़ा के साथ नदी पार करते हैं, केस त्याग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं कहां? बिहार। कौन सा जिला? गया। ठीक है, गया जिला में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम बताएं, ध्यान रखना इस चीज का। ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से एक नए युग का शुरुआत होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का सूत्रपात होता है। उन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया। अब ऐसे में ही यहीं से सूत्रपात होता है बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म में वैसे लोगों को एंट्री मिलता है जो समाज के निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, तो सामाजिक चेतना जो है एक नई जगती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब यही एक ऐसा धर्म है जो मुझे सम्मान दे सकता है। वास्तव में एक मनुष्य को क्या चाहिए? उसके चॉइस का जीवन उसे मिल जाए, दासता से स्वतंत्रता मिले, कोई उसको वस्तु के रूप में उपयोग ना करे, और जो उसे मन करे वो कर सके। तो ये तमाम चीजें जब उस समय के समाज के दबे कुचले लोगों को मिलने लगा तो बौद्ध धर्म का मार्ग प्रशस्त हुआ और लोग उनसे जुड़ने लगे, और काफी संख्या में लोग उससे जुड़े। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया, ठीक है, और ये तीसरी दुनिया की ओर मूव कर गया, यानी चीन, जापान, ठीक है, भूटान, नेपाल, तीसरी दुनिया हम लोग जिसे कहते हैं, यानी कि भारत की भूमि से ये धीरे 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 अपना पैर समेट लिया। अब इसके पीछे भी कुछ कारण रहे, जैसे जैन धर्म भी भारत में संकुचित हो गया। क्यों? उसके पीछे भी कुछ कारण रहे, उनके खुद के बनाए गए नियम। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। यस सर, सर उनके पिताजी उनसे सब छिपाए हुए थे, क्योंकि उनको एक साधु संत में ने बोला था। जी, चार्ट अच्छे से बनाइए, हमें हम लिखते हैं दिख नहीं रहा है। जो बच्चे अभी, ठीक है, जो बच्चे अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अभी ये केवल, ठीक है, यहां लिखने लायक कुछ चीज नहीं है। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि अचानक से ये धर्म आ कैसे गया। अब नए प्रश्न नए विचार, ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने लगा दिया है, नए प्रश्न नए विचार। और जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, और अगर एनसीईआरटी पे कन्वर्ट नहीं हुए हो या फाउंडेशन में कन्वर्ट नहीं हुए, तो जितना जल्दी है हो जाओ, क्योंकि आपको अगर सीरियस तैयारी करनी है, अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने समय को जो आप लगा रहे हो अगर उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो एनसीईआरटी का बैच आप सभी परचेज कर ले, जो नए बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही है, एक एक करके अभी 6 to 12 का सफर हम लोग तय करेंगे। ठीक है, 6 to 12 क्लास का कंप्लीट एनसीईआरटी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो 6 to 12 में अभी 6 क्लास का जो 4 चैप्टर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारा कंप्लीट होगा, जिसमें हिस्ट्री अभी कंप्लीट होने वाला है 6 क्लास का। ठीक है, तो अनघा निकली सैर पर, टॉपिक क्या है? अनघा निकली सैर पर। सारे बच्चे ध्यान से अब कम टू द पॉइंट। सीसेट का बुक लेना सही होगा या नहीं? अभी अब क्लास को एंजॉय कर लो, है ना, क्योंकि अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री को एंजॉय करो, उसके बाद इस पे हम रात में बात करेंगे, है ना, रात में इसके बारे में मैं बात करूंगा।
ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग या 10 रुपए वाला कोर्स जिसने भी लिया है वो एनसीईआरटी या फाउंडेशन पे कन्वर्ट हो जाओ, अगर सही से तैयारी करना है तो। ठीक है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है। महाराष्ट्र से पुणे से इसने यूपी के वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ा। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। सारनाथ। ठीक है। अब पॉइंट आया सारनाथ। ठीक है। अब तुम लोग कमेंट करोगे कि सारनाथ किस स्टेट में है। सारनाथ किस स्टेट में है सारे बच्चे? सारनाथ किस स्टेट में है? यहां बात मत करो कमेंट में आपस में, तुम लोग क्लास में पढ़ाई करो। क्लास में अन्य बच्चे भी जुड़े हैं जिनको पढ़ना है, तो ये क्लास पेड क्लास है, इसमें बातें कम होंगी। ठीक है। सारनाथ देखिए बिहार में है। गलत बात, गलत आंसर। मोहम्मद मुफैज गलत आंसर। ब्यूटी यादव यूपी। सारनाथ किस स्टेट में है? फटाफट से कमेंट करेंगे सारे बच्चे। मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों का नॉलेज। यूपी, जिनका यूपी है वो सही है। सारनाथ इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये सारनाथ है कहां? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी जिनका है वो सही है। ब्यूटी यादव, मैंने कहा तो तुम सही हो। ठीक है। अब बुद्ध की कहानी यहां से शुरू हो जाएगी। सारनाथ को किस चीज के लिए जाना जाता है? प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछेगा तो पूछेगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश कहां दिया? तो याद रखना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ में दिया, है ना। सारनाथ में दिया। अब देखो, तुम्हारा ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, या पैराग्राफ कहो, तो इससे तुम्हें क्या निकालना है? जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ठीक है। बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। देखो, एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो स्टैंडर्ड बुक पे हाथ ना भी लगाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारे पास इतना ऑप्शन परोसता है कि तुम्हें उसके बाद अन्य जो कॉन्सेप्ट है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस इसको लाइन बाय लाइन तुम्हें समझने की जरूरत होगी। दूसरा चीज, स्टैंडर्ड बुक तब पढ़ो जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, है ना। और स्टैंडर्ड जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें जो स्टैंडर्ड बुक जब बताया जाएगा, ठीक है, तब उनको यह समझ में आएगा कि एनसीईआरटी जो मैंने कंप्लीट किया वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे जब चीजें पढ़ोगे तो लाइन बाय लाइन ऐसा स्पष्ट होते चला जाएगा कि तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि प्रीलिम्स और मेंस में तुम्हारा हाथ रुकेगा नहीं। ठीक है। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा महाजनपदों के। अब देखो, अध्याय 5 हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? महाजनपद के बारे में, जनपद के बारे में, जन के बारे में। ठीक है। इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे कुछ राजा। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अब अध्याय 9 देखो। ठीक है। तो अध्याय 9 कब आएगा? जब हम लोग 6 कंप्लीट करेंगे, 7 कंप्लीट करेंगे, 8 कंप्लीट करेंगे,
उसमें नगरों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब गण क्या था बताओ, गण क्या था, पढ़ाए थे, ठीक है, तुम लोगों को बताए थे कि जो राजा होता था प्रारंभ में वो गण का राजा होता था, ठीक है, और गण मतलब होता था लोग या लोगों, तो ये लोगों का जो है वो राजा होता था। तो यही गण में से एक गण था शाक्य, यानी कि यहां पे कुछ आबादी का जमावड़ा था और उसी के ये क्या थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के नीचे कई दिन तक तपस्या की। तो पीपल होगा ना, याद रखना, बहुत लोग बरगद समझते हैं, तो पीपल होगा। और बोध गया बहुत दूर नहीं है, जहां पे अभी मैं आप लोगों को खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया है, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है। आप में से कितने बच्चे बोध गया गए हैं? आप में से कितने बच्चे बोध गया गए हैं, बताओगे? ब्यूटी यादव, सर प्लीज आप ऐप में अपडेट करिए ना, वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, विलेज में नेट नहीं चलता है ठीक से, बिल्कुल भी नहीं चलता। ऐसा है ब्यूटी यादव, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है? ब्यूटी, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है? मैं लाइव में कुछ भी नहीं देखे हैं सर, तो यहाँ अभी सारा कुछ आपको बताएंगे, आपको दिखने लगेगा। ब्यूटी, ये एनसीईआरटी का बैच में आप क्लास कर रही है ना, तो आपको एनसीईआरटी पे आना होगा, तभी सारा वीडियो वहां पे मिलेगा, ठीक है। आप 199 वाले में ज्वाइन है, मेन सेंसर राइटिंग में, इसीलिए तो मैंने पूछ लिया, ठीक है, इसलिए तुम्हें सारा वीडियो नहीं दिख रहा है। पीपल के नीचे कई दिन तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे, यानी कि बुद्ध उनको कहा जाने लगा। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपनी पहली उपदेश वहां पर दिए। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जो बोल रहा हूं बस उसे याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही, पूरा किताब छापने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार उपदेश कहां दिए? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में लगाया, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किए। तो जन्म कहां हुआ? लुंबिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, मृत्यु कुशीनारा। याद रखना, कुशीनारा। कुशीनारा कहां है, जरा कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। वीडियो कैसे डाउनलोड होगा? एप्लीकेशन में वीडियो डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन की पढ़ाई लाइव चलती है और फिर रिकॉर्डेड वहां पे पड़ा हुआ रहता है वीडियो, जितना मन करे उतना देखिए। वीडियो डाउनलोड होने का कोई ऑप्शन ही नहीं। एप्लीकेशन में अगर वीडियो डाउनलोड होने लगे तो पढ़ाई को लॉक करने का क्या फायदा? कोई भी वीडियो डाउनलोड करेगा, इधर उधर शेयर कर देगा, है ना। अब देखो बुद्ध ने शिक्षा क्या दी, बुद्ध ने शिक्षा क्या दी, उसे ध्यान से पढ़ना। यही सब चीज आपसे अभी एमसीक्यू यहां बनाएंगे एक, और आप लोगों से ये पूछा जाएगा। एमसीक्यू अभी एक बनाएंगे और ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए ध्यान से। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, के कारण होता है। सर एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन बैच लेना होगा क्या? क्यों? अगर यूपीएससी सोच ही लिए हैं तो अब तो यहाँ 10 रुपए का बैच भी बच्चे परचेज किए हैं, ठीक है। अब उन्हें जो बेसिक जानकारी है वो मैं देते रह रहा हूं। मेन सेंसर राइटिंग 199 में बच्चों ने लिया, एनसीईआरटी 999 में लिया, तो आखिर जो फाउंडेशन है 6000 का, उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी।
तो अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सुरैया या जितने भी बच्चे हैं, हर्षिता, श्वेता, तो अभी जो तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है 6 to 12 तुम्हें एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दे। 6 to 12 तुम्हें एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करवा दे। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हारा जो दिमाग होगा, तुम्हारा जो ब्रेन होगा, वो इस बात के लिए रेडी हो जाएगा कि तुमने जो विशेष जानकारियां यूपीएससी की है, जो यूपीएससी के सिलेबस में है, वो तुमने क्या किया? रिसीव कर लिया, ठीक है, प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद तुम्हारी जो तैयारी होगी, ठीक है, यूपीएससी के लिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, इस वीडियो को ध्यान से देखना। 199 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये बताओ, मेंस का प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको ये तो नहीं पता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं। मान लो अगर खुद से पढ़े होंगे तो बात अलग है, उन्हें ये तो नहीं पता है कि स्टैंडर्ड बुक में क्या क्या चीजें हैं। खुद से पढ़े होंगे तो अलग बात है, लेकिन उन्हें ये तो पता है कि सर अगर मेंस का आंसर राइटिंग करवा रहे हैं तो सर का जो पोटेंशियल है ना, एक तो हो गया जो मेरा पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल है, और एक उस बच्चे का जो पोटेंशियल है, ये दोनों पोटेंशियल मिलेगा तो मेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, मेंस में पढ़ना क्या है? मेंस में पढ़ना क्या है? मेंस में सिलेबस क्या है? मेंस में सिलेबस क्या है? ये सारा चीज 199 में तो अवेलेबल नहीं हो जाएगा, समझना इस चीज को। तो इसी के लिए क्या किया गया कि फाउंडेशन बैच लाया गया 5999 का। अब ये 999 क्यों है? क्योंकि जो इस बैच को परचेज करता है, एनसीईआरटी उसे फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है, एनसीईआरटी उसे मिल जाती है। दूसरा चीज, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी परचेज कर लिया है 999 में, ठीक है, फाउंडेशन लेंगे तो उनको पे करना होगा ओनली 5000। अब ये 5000 में अभी देखो, एनसीईआरटी जो है ये 199 का कोर्स है जो 6 मंथ का, 6 महीने, ठीक है। जो 999 एनसीईआरटी है ये 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर, ठीक है। और जो ये 6000 का कोर्स है जिसमें आपको 5000 पे करना होगा एनसीईआरटी वाले को, ये 2 ईयर का है। तो 1 ईयर तो इनका प्रैक्टिस चलेगा पूरा जोर से, ठीक है। और जो बाकी का 1 साल होगा वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा। मैंने कहा एनसीईआरटी तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने पैसा ले लिया वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से इस चीज को समझो, जो यूपीएससी का सीरियस कैंडिडेट है, जो सच में पढ़ना चाहता है, जो चीजों की जानकारी हासिल करना चाहता है, ठीक है, वो 10 रुपए का बैच से वो ऑटोमेटिक जो सीरियस बच्चा होगा वो कन्वर्ट होगा एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी से कन्वर्ट होगा फाउंडेशन में, ठीक है। और जो बच्चे कंप्लीट जानकारी रखते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि सर जो बता रहे हैं वो फाउंडेशन में ही मुझे स्पष्ट होगा। अब देखो 199 रुपया वाला का आप थीम समझिए, 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। इसमें मेंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा पर डे 2 क्वेश्चन, पर डे 2 क्वेश्चन, ठीक है। 6 महीना में कितना दिन हुआ? 180 दिन, 180 दिन, और कम से कम 20 संडे माइनस कर दो, 20 संडे माइनस यानी 160 दिन। तो 160 दिन में आपको टोटल क्वेश्चन कितना मिला? 320 क्वेश्चन। 320 क्वेश्चन में आप हमें यह बता दो कि यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है क्या कंप्लीट हो जाएगा? क्या कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। इसी के लिए फाउंडेशन है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बच्चों को 199 रुपया में कुछ मतलब कि जानकारी ना दूं। मेरा उद्देश्य ये है 199 रुपया में पहले खुद को चेक करो कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं, तुम्हें आगे कुछ करना है या नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बच्चों से ज्यादा मतलब उसका खर्च ना हो, इसीलिए ये सब बैच है। जो सीरियस कैंडिडेट होगा फाउंडेशन में ऑटोमेटिक आएगा। बोलो
सर फाउंडेशन बैच की प्राइस कम नहीं होगी। अब देखो फाउंडेशन के बारे में बताएं तुम्हें, अभी फाउंडेशन का जो तुम्हारा बैच है इसका प्राइस है 5,999। जैसे ही, और ये प्राइस बढ़ता कैसे, गूगल करता है ये सब, समझना इस चीज को कि जैसे ही इसमें बच्चे फुल होंगे, ठीक है, इस बैच का प्राइस ऑटोमेटिक 10,000 हो जाएगा, यानी कि इस बैच का प्राइस हो जाएगा 9,999। ये होता है कब, ये होता है जब बच्चों की संख्या, ठीक है, बढ़ती चल जाती है। जैसे 999 रुपया में मान लो अभी एनसीईआरटी मिल रहा है, तो ये 1,999 रुपया हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मैंने पहले भी बताया था। जैसे देखो, जो बच्चे 199 में परचेज कर लिए वो कर लिए मेंस आंसर राइटिंग, अभी आप जाके चेक करोगे तो 299 दिखेगा, और बच्चे 299 में भी परचेज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। एक, ठीक है, एक व्यक्ति है, अब इसे घर से बोला गया कि तुम्हें पपीता खरीद के लाना है। क्या? पपीता खरीद के लाना है, ठीक है। अब ये पपीता घर खरीदने के लिए जब निकला तो एक बाजार में गया, तो बाजार में पपीता रखा हुआ था, तो पपीता का जो कीमत इसने बताया 20 रुपया में एक पपीता, एक पपाया, एक पपाया का कीमत 20 रुपीज। तो इसके साथ जो मित्र था वो बोला क्या यहाँ पे लोगे, आगे चलो, आगे सस्ता मिलेगा। आगे आया, एक पपाया की कीमत 15 रुपया। तो फिर इसके मित्र ने कहा, ठीक है, इसका मित्र कौन है, इस व्यक्ति का मित्र कौन है, इसका मन, इसका दिमाग। फिर बोला क्या यहाँ पे तुम 15 रुपया में लोगे, आगे चलो 10 रुपया में मिलेगा। अब आगे जो है 10 रुपया में एक पपाया मिल रहा था, एक पपाया की कीमत 10 रुपया, ठीक है। तो यहां बैठा जो दुकानदार था, यहां बैठा जो दुकानदार था, उसने कहा 10 रुपया लेंगे एक पपीता का। ध्यान से सुनना। तो इसका मन बोला कि कहीं आगे 5 रुपया में मिल गया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसने क्या किया, 10 रुपया में भी नहीं लिया, पपीते को 10 रुपया में भी नहीं लिया। और जैसे ही आगे गया तो उसे एक पपीता का वृक्ष मिला, एक पपीता का क्या मिला, वृक्ष मिला, ठीक है, पौधा, और उसमें कुछ पपीते लटके हुए थे, कुछ पपीते लटके हुए थे। अब देखो इसके मन में क्या आया कि यार हम बेकार ही अभी 10 रुपया वहां दे देते, इससे बढ़िया है कि मैं इस पे ऐसे चढ़ूं, इस पे चढ़ूं, इस पे चढ़ूं और इस पपीता को तोड़ लो, ठीक है। इसके मन में आया एक पपीता हम तोड़ ले, और ये चढ़ भी गया, तोड़ भी लिया, लेकिन पेड़ जो था उसको लिए दिए जमीन में धड़ाम से गिर गया और पैर अपना तोड़ लिया, पैर अपना तोड़ लिया। और उसमें खर्च कितना हुआ, 20,000। कितना खर्च हुआ पैर को ठीक करने में, 20,000। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कम और ज्यादा के इंतजार में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस कहानी से तुम लोग कुछ समझे? सारे बच्चे बताएं, इस कहानी से कुछ समझे? इसीलिए, हाँ, इसीलिए जो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, 6,000 रुपया में जो तुम लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए 2 लाख खर्च कर दोगे तो भी कम है, ठीक है। ना आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ना आपको कहीं और जाना पड़ेगा, घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैं सब बच्चों से बात करता हूं, A to Z बच्चों से बात करता हूं, फोन उठाता हूं, रिप्लाई करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखा रहे हैं, बिल्कुल हम इस बात के लिए निश्चिंत हैं। तुम लोग खुद ही बताओगे कमेंट में सीख रहे हो या नहीं। तो जो चीज तुम्हें मिल रहा है जितने में, अभी ले लो, उसकी प्राइस बढ़ेगी, घटने का उम्मीद नहीं, प्राइस घटेगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 6 में हैं, और अब हम लोग देखेंगे आगे। राधिका जी सर, और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर तो सारे बच्चों के पास है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ,
777 999 222 इस पे तुम मैसेज कर सकते हो, देख सकते हो। सीख रहे हैं सर बिल्कुल अच्छे से। फाउंडेशन का क्लास चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन की क्लास चल रही है। चलो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से परिपूर्ण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयमन अपनाकर ऐसा ही लालसा से मुक्ति पा सकते हो। क्या? आत्म संयम। अभी मुझे समझ में आया कि मेरे घर वाले मेरा नाम संयम क्यों रखे हैं, है ना। आत्म संयम। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम संयम रखने के बाद मुझे खुद ही बहुत संयम रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में, इसलिए नाम जब भी रखें अपने माता पिता, ठीक है, मान लीजिए हम लोग भी कल को माता पिता जो है उसके स्थान पे पहुंचेंगे, बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना है। हालांकि मैं अपने नाम से खुश हूं। जीवन में संयम रखना ही चाहिए। बिना धैर्य यूपीएससी में सफलता नहीं मिलती है। तन मन धन, और सबसे चौथा इंपॉर्टेंट चीज धैर्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास होना ही चाहिए, ठीक है। तृष्णा का मतलब मोह माया। तृष्णा का मतलब मोह माया, ठीक है। तृष्णा का मतलब होता है मोह माया। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समय लोगों की प्रकृत भाषा में दी। अब देखो, प्राकृत और पाली में तुम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो प्राकृत होगा, ठीक है। इससे सामान्य लोग भी इसके संदेश को समझ सके। तो अब यहां सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहां स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। ये स्तूप है सारनाथ का, ये स्तूप है सारनाथ का। सारनाथ का स्तूप, ठीक है। तो सर जो देखे वो इसे क्यों बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। देखो, यूपीएससी का तैयारी के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। यूपीएससी का तैयारी के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। यूपीएससी का इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना होगा। तो ये जिस दिन दिमाग में आ गया कि दिल्ली तो जाएंगे लेकिन इंटरव्यू देने जाएंगे, उसी दिन सफल हो जाओ, ठीक है। और किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो प्रथम कदम होता है ना, यानी पहला प्रयास, वो सबसे मायने रखता है। किसी भी मंजिल को पाना है, पहला कदम कितना ठोस आपने उठाया, ठीक है। तो वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि पहली अच्छी शुरुआत आपकी आधी सफलता तय कर देती है। तो आपने जब पहला कदम उठाया तो क्या आपने ठोस उठाया या नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। मेंस वाला जो क्वेश्चन है उसका सारे लोग 3 बजे आंसर भेज दीजिएगा, और जो लोग भेज चुके हैं नहीं भेजिएगा। कोशिश करना ग्रुप का इंतजार करो, वहीं इंफॉर्मेशन जाता है। पर्सनली मुझे मैसेज करके कोई बात पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है तो पूछो, लेकिन क्लास से रिलेटेड या जो भी चीजें, वो सारा इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।